हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म और ये आता है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का एक हिस्सा और इम्पोर्टेंट भी है। रिफ्रैक्शन हम लोग देख चुके हैं, प्लेन सरफेस एज ए स्लैब। अब हम देखेंगे प्रिज्म। प्रिज्म में दो पार्ट इम्पोर्टेंट है, एक है डेविएशन, एक हुआ डिस्पर्सन। फिर बाद में कॉम्बिनेशन प्रिज्म देखते हैं, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ऐसे करके आता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ओनली डेविएशन पार्ट। डिस्पर्सन में बहुत ही टिपिकल न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ही क्लासिकल टाइप का न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अभी आप लोग को चाहिए नहीं। और डिस्पर्सन के ऊपर क्वेश्चंस अक्सर मैं देख रहा हूँ कि एंट्रेंसेस में भी नहीं आ रहे, बट लेकिन बोर्ड में तो कंपल्सरी आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 12th बोर्ड, ठीक है, कंपल्सरी आता है। डेविएशन में आप लोग क्लास 10 में जो पढ़े हो कुछ थोड़ा बहुत, मिनिमम डेविएशन, हाउ टू फाइंड म्यू इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज नोन, थोड़े थोड़े हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ और ज़्यादा चीज़ें भी पढ़ेंगे। स्टार्ट विद दिस टॉपिक, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन इसमें ना अगर बुक की नॉलेज के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे इसमें ढेर सारे मिसकंसेप्शन पाल रखे हो आप लोग, ठीक है, तो वो सबको दूर करेंगे। वेरिएशन से देखेंगे। इसमें बुक में क्या है कि प्रिज्म का मतलब होता है एक कोई एक इक्विलेटरल प्रिज्म और आइसोसेलेस प्रिज्म, लेकिन प्रिज्म तो किसी भी शेप का हो सकता है। तो जो रूल्स आप लोग जानते हो, जो सारा फॉर्मूला आप लोग जानते हो, तो वो सारे आप देखोगे कि ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म और आइसोसेलेस प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल है, बुक में जो दिया है। लेकिन वी शैल कवर ऑल वेराइटीज ऑफ प्रिज्म्स। ओके फाइन, लेट अस स्टार्ट विद सो व्हाट इज ए प्रिज्म। ठीक है, मैं थोड़ा चीजें लिख दिया हूँ ताकि हम लोग जल्दी जल्दी कोर्स को आगे बढ़ा पाएंगे, और मैं एट द एंड ऑफ द क्लास आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग उसको नोट कर लोगे। तो मैं क्या किया हूँ, इसमें बहुत सारा थ्योरी भी लिख दिया हूँ और ढेर सारे न्यूमेरिकल भी बना दिया हूँ, ताकि आप लोग वो न्यूमेरिकल की क्वेश्चन को ट्राई करोगे, जो बच जाएगा मैं इसको क्लास में करूँगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा है, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच ए रे पासेस विदाउट TIR। हम किसको प्रिज्म, इस चैप्टर में जो प्रिज्म को हम डील करने जा रहे हैं वो क्या है, वो प्रिज्म, उसके बारे में बता रहे हैं। A transparent medium in which a ray passes without total internal reflection is called a prism if the incident surface and emergent surface are not parallel। जिस सरफेस पे रे गिर रहा है इंसिडेंट सरफेस, जिस सरफेस से रे निकल रहा है इमर्जेंट सरफेस, और ये दोनों सरफेस पैरेलल नहीं है, तो आप इसको प्रिज्म कहोगे। और ये दोनों सरफेस को अगर एक्सटेंड करेंगे, जहां पर वो लोग मिलेंगे, दे विल मेक सम एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एपेक्स एंगल, ऐसे करके नाम से उसको बुलाते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि अभी प्रिज्म किसको कहेंगे, अगर इंसिडेंट सरफेस इमर्जेंट सरफेस आर नॉट पैरेलल, तो ये कोई भी प्रिज्म इसमें आ सकता है। लेकिन बुक में हमारा स्पेसिफिकली कुछ प्रिज्म्स लिया हुआ है, देखेंगे उसको। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये एक टर्म है डिफाइन करने के लिए, जो हमें फॉर्मूला लिखने में आसान हो जाता है। इफ म्यू पी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम और प्रिज्म, और उसका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एस, then refractive index of the prism with respect to the surrounding is given by mu p by mu s। ठीक है, हो सकता है कि ग्लास प्रिज्म is immersed in water, then you will say refractive index of the prism is mu glass by mu water। ठीक है, क्यों इसे लिखते हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि हम म्यू को दोनों तरफ लिखना नहीं चाहते। जैसे mu1 sin i इक्वल टू mu2 sin r है, mu2 by mu1 कर देंगे तो एक म्यू आएगा, कैलकुलेशन करने में आसान होता है। रिलेटिव टू वन मीडियम व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर। फाइन, ए रे इंसिडेंट ऑन एन एक्यूट एंगल प्रिज्म। एक्यूट एंगल प्रिज्म किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल प्रिज्म उसको कहते हैं जिसमें सारा एंगल जो है प्रिज्म का, जो इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस और बेस को मिला के जो तीनों है, तीनों ऑल द थ्री एंगल्स आर 90 और लेस देन 90। ये कंडीशंस बुक में नहीं लिखा है, इफ इट इज मोर देन 90 ऑल रूल्स विल गो, सारे रूल हमारे काम में नहीं लगेंगे। फॉर एन एक्यूट एंगल प्रिज्म, एक्यूट एंगल प्रिज्म मतलब ऑल द थ्री एंगल्स आर 90 or less than 90. A ray incident on an acute angle prism always deviates towards the base if mu p is greater than mu s। बुक में आपको ये मिल जाएगा कि कोई भी प्रिज्म में जब भी कोई रे इंसिडेंट होता है वो बेस के तरफ डिविएट करता है, बेस के तरफ बेंड करता है, लेकिन कंडीशंस नहीं मिलेंगे। कंडीशंस क्या हुआ, इट मस्ट बी एन एक्यूट एंगल प्रिज्म, सारा एंगल
90 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। दूसरा हुआ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए। ये जो कंडीशंस जो है ना बुक में आपका नहीं दिया, इसलिए मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाया हूँ, कोई एक केस है, देखो यहाँ पे म्यू पी इज मोर देन म्यू एस। ये कोई रे यहाँ पे गिरा, ये रे अगर यहाँ पे गिरा है, ये रे अगर यहाँ पे गिरा है तो ऑब्वियसली आप कहोगे दिस इज व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल एंड एज द रे इज एंटरिंग टू ए डेंसर मीडियम द रिफ्रैक्टिंग एंगल विल बी लेस, सो यू सी दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस एंगल। तो ये इधर को बेंड किया, मतलब ऐसे जा रहा था, इधर को बेंड कर गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर अगेन यू ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, you draw the normal at the point of incidence. You see here the angle of incidence is small, here the angle of incidence is small at the second surface, but as it is coming out to a rarer medium it bends away from the normal। तो यहाँ पे भी ऐसे मुड़ा था, यहाँ पे और ऐसे मुड़ गया, मतलब it is bending towards the base। समझ में आ गया क्या? अच्छा, इस केस में देखिए, ये सपोज एक राइट एंगल प्रिज्म है, यहाँ पर रह गया, देखो ऐसे बेंड किया है, फिर बेंड करने के बाद एट द सेकेंड सरफेस अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो शायद ये कुछ ऐसे जाता, लेकिन हुआ क्या है, ये रेयर मीडियम है, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस। दोनों ही केस में देखें इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस। लुक एट द थर्ड केस, कोई रे इधर से गिरा तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल, हियर इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल जो कि छोटा है रिफ्रैक्टिंग एंगल छोटा है, तो आप कहोगे ये ऐसे आएगा, यहाँ पे आने के बाद फिर से ये डिस्पर्स करेगा, सॉरी ये डेविएट करेगा बेंड बेस की तरफ, क्योंकि डेविएट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बिकॉज इट इज रेयर मीडियम। ये तीनों ही केस में दो कंडीशन छुपे हुए थे जिनके कारण ये हुआ, अगर वो कंडीशन नहीं होते तो नहीं होता। क्या था कंडीशन? इन ईच केस म्यू पी इज मोर देन म्यू एस, ये याद रखना। मैं बार बार इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुक में नहीं लिखा है, कोई भी अच्छा एंट्रेंस में ये सब चीजों को डाल देंगे। अक्सर आगे हर जगह क्वेश्चन आता था पुशिंग इज इजी और पुलिंग इज इजी, हाँ, और हर कोई बोल देते थे कि पुलिंग इज इजी क्योंकि हर एक बुक में लिखा है। कोई बॉडी को इसे पुल करना आसान है, कोई बॉडी को पुल करना आसान है, पुश करना मुश्किल है, क्योंकि जब आप कोई बॉडी को पुश करते हो, लेट मी शो यू हियर, ये कोई एक बॉडी है, इसको जब आप पुश करते हो ना तो पुशिंग का एक कंपोनेंट फोर्स इसको दबाता है, दबाने के कारण फ्रिक्शन बढ़ जाता है, सो पुशिंग इज डिफिकल्ट। पुल करते हैं तो पुलिंग का एक कंपोनेंट फोर्स इसको उठाता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो इसलिए पुलिंग इजी है, ऐसा हर एक बुक में लिखा है। जबकि आईआईटी में आ गया पुशिंग इज इजी और पुलिंग इज इजी, उसके बाद सारे बुक का सोच बदल गया। हाँ, अगर कोई चीज को हम ऊपर से पुश कर रहे हैं या एट सर्टेन एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल पुल कर रहे हैं तब, सीधा पुश या पुल करेंगे तो दोनों इक्वली टफ हो गया। तो आंसर क्या हो गया उसमें? इट डिपेंड्स हाउ यू आर पुशिंग और पुलिंग। तो इसलिए बुक में जो कन्वेंशनल चीजों को ले लेते हैं तो काफी चीजें अज्यूम्ड है, ऐसा होता है ऐसा होता है। अगर कोई पुली दिया है तो ऑटोमेटिकली यू अज्यूम द पुली मच स्मूथ, लिखा नहीं रहेगा पुली स्मूथ है। सिमिलरली बुक में प्रिज्म का मतलब इक्विलेटरल प्रिज्म और आइसोसेलेस प्रिज्म को लेके कर देता है, लिखता नहीं है कि आइसोसेलेस प्रिज्म है और इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि प्रिज्म का रूल है, जो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे वो स्पेसिफिकली कुछ प्रिज्म के लिए, सबके लिए नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। क्या? Any ray incident on a prism bends towards base, bends away from the base, goes parallel to the base, ऐसे करके दे देगा, ठीक है। और बुक में हर जगह लिखा है bends towards the base, आप लिख दोगे bends towards the base, but again conditions apply, mu p must be more than mu s और every angle of the prism, ये जैसे ये प्रिज्म है, इसका अगर एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना तो चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये स्लांट सरफेस को एक्सटेंड करो, जहां दोनों मिलेंगे वहीं पे जो एंगल बनेगा दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। ऑल द थ्री एंगल्स आर 90 और लेस देन 90। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या होगा? लेट अस हियर आई हैव टेकन सम केस वेयर वन केस आई हैव टेकन mu p is less than mu s, and see what is happening। ये रे ऐसे आया सपोज, तो दिस इज द इंसिडेंट एंगल, ये एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल। अगर ये इंसिडेंट एंगल हो गया तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा ज्यादा होगा, क्योंकि म्यू पी कम है, रेयर मीडियम ज्यादा हो गया। यहाँ पे आया तो यहाँ पर जितना एंगल हुआ
ये उससे कम होगा, ये फिर बाहर निकलेगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. व्हाट यू फाइंड, द रे केम लाइक दिस, अल्टीमेटली गोइंग लाइक दिस. इट इज नॉट बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस. समझ में आ रहा है क्या, क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज म्यू पी वाज लेस देन म्यू एस. बुक में हर जगह ग्लास प्रिज्म की बात करता है, इस बात को कोई ध्यान नहीं देता है. ठीक है, तो कंडीशन से याद रखो. हो सकता है कि देयर इज ए होलो प्रिज्म डीप इन वाटर, चारों तरफ पानी है, अंदर एयर वाला प्रिज्म है. तो इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर दिस. इन दैट केस यू विल सी द रे इज नॉट डेविएटिंग टुवर्ड्स द बेस. और ये जो बेसिक स्टेटमेंट है ना, ये चल के आगे चल के सारा गड़बड़ फैलाएगा, सारा फॉर्मूला को ये गड़बड़ करके रख देगा, क्योंकि ये यहाँ पर डेविएट नहीं हो रहा है टुवर्ड्स द बेस. सी अनदर केस हियर. Here one of the angle is more than 90 degree. It's not an acute angle prism. One of the angle is obtuse. Now mu p may be more than mu s. See a ray comes here. Now it was in the rarer medium, so angle of incidence was more. Angle of refraction is less now. It bends towards the normal. फिर यहाँ पर आया. Again it bends away from the normal. So it goes like this. Are you getting? तो ray is not bending towards the base. तो कोई ray बेस के तरफ बेंड करता है, हर एक बुक में लिखा है, लेकिन कंडीशन से याद रखो. कब? व्हेन म्यू पी इज मोर देन म्यू एस. आप लोग एडवांस कोर्स कर रहे हो ना, स्कूल कोर्स थोड़ी मैं करवा रहा हूँ. क्लास 10 में जो आपका प्रिज्म है वो आप जानते हो फटाफट, उतना ही. ठीक है, बट यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखना है. तो क्या बता रहे हैं? इफ म्यू पी इज ग्रेटर देन म्यू एस एंड ईच एंगल इज 90 और लेस देन 90, तो जाके आपको होगे कि द रे विल डेविएट टुवर्ड्स द बेस. फाइन. लेट अस, आप फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि आपका अटेंशन हट जाएगा. इतना सारा रे डायग्राम है यहाँ पर. मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वीडियो तो शेयर ही कर दूंगा, आप लोग करोगे तब ठीक रहेगा. अभी लिखो मत, देखो. तो नाउ लेट अस एक मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, लेकिन प्रिज्म में हम कुछ असम्पशन लेके चल रहे हैं. बुक में कहीं नहीं लिखा है व्हाट आर द असम्पशंस मेड इन द प्रिज्म. व्हाट आर द असम्पशंस मेड इन ए मिरर? द अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ऑल इंसिडेंट रेज आर पैरेलल और पैराक्सियल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. असम्पशन था. सिमिलरली प्रिज्म में क्या असम्पशन की प्रिज्म को हम ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज मोर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग. म्यू पी इज मोर देन म्यू एस. बुक में नहीं लिखा रहेगा, यू हैव टू टेक इट ग्रांटेड. मतलब जब भी आपको कोई केस मिलेगा कि सराउंडिंग म्यू इज मोर देन द म्यू ऑफ द मटेरियल, तो फिर आपको अलर्ट हो जाना है कि आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो काम में नहीं लगेंगे. आपको ab initio प्रिंसिपल से, फंडामेंटल प्रिंसिपल से निकालना पड़ेगा. ठीक है. None of the angles of the prism is obtuse. Rays are incident from side of the base. ठीक है, ये 3 assumption है. Now we want to make some derivation here. देखिए ये हुआ क्या है, ये कोई एक प्रिज्म है which is validating our assumptions. मतलब mu p is more than mu s, mu p is more than mu s, है ना. तो you see all the 3 angles are less than 90 degree. तो यहाँ से कोई रे गिरा, इंसिडेंट एंगल, ये R1 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब ये यहाँ पे आके गिरा, तो ये एंगल क्या हो गया? R2 क्या हो गया? पीपल से इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इट्स ओके, करेक्ट, सेइंग करेक्टली इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यू कैन से इट इज द इंसिडेंट एंगल एट द सेकंड सरफेस, एंड दिस इज द एंगल एट व्हिच इट इज कमिंग आउट, दैट यू कॉल इट द इमर्जेंट एंगल. I इज द इंसिडेंट एंगल, कहाँ पे? एट द फर्स्ट सरफेस. E इज द इमर्जेंट एंगल, कहाँ पे? एट द सेकंड सरफेस. R1 is the refracting angle at the first surface. R2 is the incident angle at second surface. कुछ लोग R2 को भी refracting angle at second surface लिखते हैं, जो कि सही है by principle of reversibility. कोई रे अगर ऐसे आ रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे आएगा, अगर कोई रे ऐसे आएगा तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है. इसलिए R1 R2 को रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं. नाम में क्या रखा है ना? हाँ, तो कौन बोले थे? अलादीन. अलादीन का बोले थे, शेक्सपियर बोले थे. नाम में क्या रखा? तो देयर इज नथिंग टू डू विथ नेम. अच्छा, R2 हो गया इंसिडेंट एंगल एंड इट इज सेकंड सरफेस. अभी मुझे ए R1 R2 में एक रिलेशन देखना है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है. अगेन रिमेंबर, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर द प्रिज्म वैलिडेटिंग आवर असम्पशंस. अगर कोई भी एंगल एक्यूट एंगल से ज्यादा हो गया, सॉरी 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, या फिर म्यू पी लेस देन म्यू एस हो गया, वो फॉर्मूला काम में नहीं लगेगा. लेकिन बुक में देखोगे अभी जो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं उसी फॉर्मूला को लेके सारा चीज किया है. मतलब वो असम्पशन को टेकन ग्रांटेड. चलिए देखते हैं. अगर ये एंगल R1 है तो ये मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया हूँ टू नो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो क्या बता सकते हो कि व्हाट इज दिस एंगल? ऑब्वियसली 90 माइनस R1. व्हाट इज दिस एंगल? 90 माइनस R2. चलिए मैं यहाँ पे एक ऐसा नाम देता हूँ, कॉल दिस पॉइंट एज P एंड दिस पॉइंट एज Q
एंड दिस पॉइंट इज आर। तो हम लिखेंगे इन पी क्यू आर ट्रायंगल, इन पी क्यू आर ट्रायंगल। अब देखो सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। तो ये एंगल कितना है 90 माइनस R1, ये नॉर्मल है ना, ये R1 है तो ये 90 माइनस R1, 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 90 माइनस R, और प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मिल गया। अच्छा, अगर ये बात है तो देखो तो 90 90 180 कैंसल्स आउट, 45 A माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बट फॉर वैलिडेटिंग प्रिज्म, जो हमारा असम्पशन को मानता है। बुक में असम्पशन नहीं लिखा है और कन्वेंशनल प्रिज्म लेता है, ग्लास प्रिज्म एयर में, तो फॉर्मूला को हर जगह सही है ऐसे बोल देता है, फॉर्मूला हर जगह सही नहीं है। जैसे आप कहोगे फॉर्मूला सही नहीं है तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा दूसरे केसेस में, लेट मी सी, आई विल राइट हियर, गिव्स यू A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। थोड़ा इसको मैं साफ करूं, यस, सपोज आई गो फॉर आवर प्रीवियस केसेस, फिर म्यू p is less than म्यू s और एनी ऑफ द एंगल is obtuse, ठीक है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, यू सी, ये केस है म्यू p इज लेस देन म्यू s, तो रे जब अंदर गिरा, ये रे जब अंदर गिरा तो आपको मिला कि ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, हमारा तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट था, इसका नाम था P, इसका नाम था Q, इसका नाम था R, और ये एंगल था से A। देखो तो ये R1 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस R1, पहले भी होता था। अभी R2 क्या है, R2 इज दिस एंगल, are you able to see, R2 is this angle, if R2 is this angle, then you will see this total angle will be 90 plus R2, है कि नहीं, 90 plus R2 हो गया। अगर 90 plus R2 हो गया तो आप क्या कहोगे, A ये एंगल प्लस 90 plus R2 प्लस 90 minus R1 is equal to 180 डिग्री, और A is equal to R1 minus R2, समझ में आ रहा ना। तो A is equal to R1 plus R2 वाला जो फॉर्मूला बुक में भरा पड़ा है, उसको लेके सारा डिराइवेशन किए, दैट इज द बेसिक फाउंडेशन, वही यहाँ से खिसक गया, क्योंकि कंडीशन अप्लाई नहीं होता है तो वो सारा जो फॉर्मूला आप जानते हो वो नॉल एंड वॉइड हो जाते हैं। समझ में आया। दूसरा केस हुआ, इस केस में भी देखिए, इस केस में भी देखिए, इफ वन ऑफ द एंगल E is more than 90 डिग्री, ये इंसिडेंट एंगल हुआ, now mu p is more than mu s, now R1 is small, no problem, R1 is small, this angle is 90 minus R1, again you see here this angle is 90 plus R2, and you apply the same step, you find A is equal to R1 minus R2, but don't remember this is R1 minus R2, remember this is A is equal to R1 difference R2, जो बड़ा होगा बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, it all depends कि किधर से गिर रहा है। जैसे कोई रे अगर इधर से गिरेगा तो ऐसे करके आएगा, in that case R1 will be small, R2 will be more, so don't remember R1 plus R2, remember R1 minus R2, remember is R1 difference R2, मतलब इन जनरल आपका जो A का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, it is R1 difference R2, मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा बड़ा से छोटे को माइनस करना है, should be a positive value, क्योंकि ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, it has to be a positive value। समझ में आया। मैं क्यों बार बार इसको इतना फैला रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला को लेके आगे की सारा डेरिवेशन होंगे, ठीक है, और यही फॉर्मूला गड़बड़ हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, है ना। तो इसलिए आपको जानना चाहिए फॉर्मूला कब वैलिड है। लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। नाउ वी वांट टू एनालाइज अबाउट डेविएशन। मैं कुछ चीजें रे डायग्राम वगैरह कर लिया हूँ इतना से बैठ के, तो कि मैं समय बचा सकूं यहाँ पर। डेविएशन इन ए प्रिज्म, डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन का मतलब हुआ कि कोई रे मान लो कि ऐसे गिरा, इसके ऊपर ऐसे गिरा, अगर ये प्रिज्म विज्म कुछ नहीं होता तो शायद ये रे कुछ ऐसा चला गया होता, लेकिन ये प्रिज्म होने के कारण एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, अल्टीमेटली इधर चला गया, मतलब अपना ओरिजिनल डायरेक्शन से इतना एंगल डेविएट कर गया है, इट हैज डेविएटेड बाय सर्टेन एंगल दिस डेल्टा,
है ना, ऐसे जा रहा था अब ऐसा चला गया। सो देयर इज ए डेविएशन डेल्टा, द डेल्टा वी वांट टू फाइंड आउट। डेल्टा क्या हो गया? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। व्हाट इज डेविएशन इन ए प्रिज्म? यू सेड इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो लिख देते हैं डेविएशन डेल्टा तो पहले स्टेटमेंट को लिख देंगे, आप लोगों को स्टेटमेंट आता है। डेविएशन इन प्रिज्म इज डिफाइंड एज the angle between the incident ray and emergent ray। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको आप डेविएशन कहोगे। तो यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है डेविएशन, ठीक है, फिगर में आपको दिखाया गया है व्हाट इज दैट डेल्टा, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे देखो ये रे एक बार ऐसे बेंड हो गया है, ऐसे डिविएट किया है, फिर यहाँ पर दोबारा डिविएट किया है, दो बार डिविएट किए हैं। डेल्टा 1 डेविएशन एट द फर्स्ट सरफेस कैसे हुआ है? क्लॉकवाइज डेविएट किया है, क्लॉकवाइज डेविएट किया है। अच्छा ठीक है, सेकेंड सरफेस पे फिर से क्लॉकवाइज डेविएट किया है। अरेटिंग यहाँ पर भी नीचे की तरफ डिविएट किया, यहाँ पर भी और नीचे की तरफ डिविएट किया। कोई आदमी ऐसे जा रहा था, वो क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज 10 डिग्री डेविएट किया, इधर गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 डिग्री डेविएट किया, वैसे गया। व्हाट इज द टोटल डेविएशन? 10 + 5 15। अरेटिंग पहले इधर जा रहा था, इधर को 10 डिग्री बेंड कर गया, फिर 5 डिग्री इधर को बेंड कर गया, मतलब टोटल डेविएशन कितना हुआ? 15 डिग्री। अगर इधर को 10 डिग्री गया उल्टा, फिर 5 डिग्री गया, तो ओवरऑल डेविएशन होगा 10 - 5, है कि ना? सेंस ऑफ डेविएशन को ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि ये जो डेविएशन यहाँ पर है डेल्टा 1 कैसे डेविएट हुआ है? इधर को हुआ, फिर यहाँ पर फिर से इधर को हुआ। तो डेल्टा 1 क्या है? डेविएशन एट द फर्स्ट सरफेस। डेल्टा 2 इज द डेविएशन एट द सेकंड सरफेस। तो आपको होगी ये जो डेल्टा 1 है इसका वैल्यू कितना है भैया? हाउ मच इज द वैल्यू? सी है, ये आई एंगल में आ रहा था। अगर मेरा ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधा ऐसे चले जाता, मतलब ये डायरेक्शन में जाने वाला था, लेकिन हुआ क्या? मुड़ गया। यही तो है डेल्टा 1, नहीं? तो ये पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल है आई, क्योंकि ये आई है तो अपोजिट एंगल है ये आई। ये पूरा एंगल आई है और ये R1 है, तो डेविएशन कितना हो गया? I - R1। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे द डेविएशन इज I - R1। सिमिलरली थिंक फॉर द डेविएशन एट द सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस में डेविएशन को देखो और बताओ। ये रे अगर डेविएट नहीं करता तो ये रे कुछ कैसे जाता? कुछ ऐसे चले गया होता, लेकिन वो इधर आ गया है, मतलब ये हो गया डेविएशन डेल्टा 2। कितना है? अगर ये पूरा एंगल ई है और ये अगर ऐसे चला गया होता तो सोचो ये पूरा एंगल क्या है? ये पूरा एंगल, दिस पूरा एंगल क्या है? ये तो है 90 डिग्री, नहीं? अच्छा ये रे है, सॉरी ये रे, और ये पूरा एंगल कितना है? दिस पूरा एंगल इज R2, दिस पूरा एंगल इज R2, और ये है छोटा एंगल, ये है E, है ना? ये अगर E है तो डेल्टा 2 कितना हो गया? डेल्टा 2 इज E - R2। क्या सबको समझ में आ रहा है? कितना सिंपल तो है। फिगर गंदा हो रहा है, पीडीएफ देना है तो मैं इसको भगा दिया। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका E - R2 दैट इज इक्वल टू E - R2। अच्छा, एज डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर इन सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब हुआ दोनों क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है ना? डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 बोथ आर इन सेम सेंस। देख लेना हमारे जो प्रीवियस केसेस में इट वाज समथिंग डिफरेंट। इफ यू गो बैक टू दी प्रीवियस केसेस जिसमें हम लोग क्या देखे थे, देखो तो यहाँ पर देखे थे हम लोग, यहाँ पर ये डिविएट हो रहा है इधर को, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और ये डिविएट हो रहा है क्लॉकवाइज। सो अकॉर्डिंगली 1 माइनस अदर करना पड़ेगा डेविएशन निकालते वक्त। वो अगर आपको ऐसा केस दे दिए फिर म्यू पी इज लेस देन म्यू एस, यू हैव टू गो फॉर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो हमारा जाना पहचाना प्रिज्म के लिए। जाना पहचाना प्रिज्म मतलब जो बुक में लिया गया है विथ वैलिड असम्पशंस। क्या है? म्यू पी इज मोर देन म्यू एस एंड
each angle is less than 90 or equal to 90, not more than 90. As delta 1 and delta 2 are in same sense, therefore आपका total deviation is delta 1 plus delta 2 and the delta 1 plus delta 2 is I minus R1 plus E minus R2. थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो I plus E minus R1 plus R2, लेकिन थोड़ी देर पहले देखे थे R1 plus R2 was equal to A. So it is I plus E minus A. So the deviation is given by I plus E minus A. डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है और इंसिडेंट एंगल ये था, इमर्जेंट एंगल ये था, फाइंड द डेविएशन. सो I plus E minus A. आई होप यहां तक की चीजें सबको समझ में आया. ठीक है, आगे की चीज देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डेविएशन था अभी हम देखे, वो डेविएशन क्या था? इट वाज I प्लस E माइनस A. मतलब अलग अलग वैल्यू ऑफ I के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ E होगा, क्योंकि कितना एंगल में गिर रहा है के हिसाब से निकलेगा. I चेंज हो जाएगा तो E बदल जाएगा. मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ I देयर इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा. बट नोटिस करिए, सपोजिंग हमारे पास कोई एक प्रिज्म है, वो चाहे कैसा भी प्रिज्म हो, कोई भी प्रिज्म हो, मे बी वैलिडेटिंग आवर असम्पशंस, मे नॉट बी वैलिडेटिंग आवर असम्पशंस. इन दैट केस अगर हम कहेंगे कि कोई रे अगर मान लो कि ए से आया, फिर ए से गया, फिर मान लो ए से गया, तो हम कहेंगे ये था उसका इंसिडेंट एंगल और ये था उसका इमर्जेंट एंगल. तो I एंगल में गिरने से E एंगल में निकल रहा है कोई भी एक प्रिज्म. अगर लाइट रे इधर से आएगा तो यू विल से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज E. निकलेगा कितने में? I में. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, जब I में गिरा, E में निकला, व्हाट वाज द डेविएशन? I प्लस E माइनस A. अगर E में गिरा, I में निकला, व्हाट इज द डेविएशन? Same I plus E minus A. मतलब for a particular deviation, how many possible angle of incidence are there? Two. I में डालो या फिर E में डालो, deviation will be same. That is what we have to put. तो क्या लिखना है हमें? By principle of reversibility. By principle of reversibility. By principle of reversibility, if I is incident angle and E is corresponding, I is incident angle and E is corresponding emergent angle, then if light is incident at angle E, then it emerges out at angle I. क्या ये बात सबको समझ में आया? I में डलेगा E में निकलेगा, E में डलेगा तो I में निकलेगा. Thus for incident angle I or E, the deviation is same. The deviation is same. That means for any particular deviation, आपको अगर कोई एक particular deviation चाहिए तो you have got two possible angle of incidence. ठीक है, तो लिखेंगे thus for any particular deviation,
there are two different angles of incidence, दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन ये होगा। सपोज हम कहेंगे व्हेन ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, सो कॉल्ड ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रिज्म वैलिडेटिंग आवर असम्पशंस। In case of a prism, when the angle of incidence was 30 degree, the deviation was 40 degree. What should be the other angle of incidence for which the deviation will be same? पहले आपको डेविएशन मालूम है क्या है, I plus E minus A है ना। प्रिज्म का अगर A दिया हुआ है, डेविएशन दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो E पता चल जाएगा, उतना एंगल में डालोगे तो वही होगा। So you can get the two possible angles. तो that is what is the most important thing we saw here. यही चीज बताना मैं चाहता था इसमें। For any particular deviation, there are two different angles of incidence. Fine. Principle of reversibility हमें समझ में आ गया। Condition of minimum deviation. ये minimum deviation क्या है? Deviation सबसे कम कब होगा? जाने अनजाने में हम लोग ट्रेडिशनल प्रिज्म के बारे में बात करें, क्योंकि जहां पर एक्सेप्शनल केसेस आएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी सोचो कि यहाँ पे कोई एक स्क्रीन है और क्या है कि यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे एक प्रिज्म भी है। सपोज हियर इज ए प्रिज्म, और आप क्या करोगे इस प्रिज्म के केस में, सपोज यू आर यूजिंग ए लेजर लाइट, ठीक है, एक लेजर लाइट करके ऐसे यहाँ से छोड़ दो, ये लाइट यहाँ से आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अगर प्रिज्म नहीं होता तो शायद ये लाइट रे आके इधर कहीं स्पॉट बनाता, है ना। ये लेजर लाइट टॉर्च है, पेंसिल टॉर्च है, पेंसिल टॉर्च है, तो ये आके प्रिज्म नहीं होता तो यहाँ पर होता है। अब प्रिज्म बीच में डाल दिए, क्या बता सकोगे ये स्पॉट कहाँ होगा, और ऊपर होगा कि और नीचे होगा कि वहीं पे होगा? क्योंकि रे बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, तो ये कहीं नीचे हो गया। क्या हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे गया, यहाँ पे आके बन गया। तो ये कितना ज्यादा है, दैट विल डिसाइड द डेविएशन। अगर बहुत ज्यादा है तो डेविएशन इज मोर, बहुत कम है डेविएशन इज लेस। Then what you go on doing? You go on changing the angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलते जाओ और ये दोनों पॉइंट को निकालो, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो। इट्स ए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, फिर इसका एंगल चेंज करना है, प्रिज्म निकालना है, स्पॉट का लोकेशन लेना है स्केल के ऊपर, फिर इसको प्रिज्म रखना है, कहां पर आया देखना है, उसका डिस्टेंस देखना है, एंड यू गो ऑन मेकिंग टेबल। जो वैल्यू ऑफ इंसिडेंस के लिए ये डिस्टेंस मिनिमम होगा, आप कहोगे दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस करेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन। इट इज टू बी एक्सपेरिमेंटली फाउंड, देयर इज नो अदर मेथड। समझ में आया? हाँ, अगर म्यू मालूम है किसी मीडियम का तो हम लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। फिलहाल हम जो मिनिमम डेविएशन है उसको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो क्या हुआ, चीजें समझ में आ गया कि आपको कैसे एक्सपेरिमेंटली इसको निकालते हैं। तो द मिनिमम deviation in a prism is found experimentally। मतलब ये डाटा आपको कहीं दूसरी जगह से नहीं मिलेगा। हाँ, फॉर्मूला अगर मालूम है, जो अननोन क्वांटिटी मालूम है तो निकाल लोगे, बात अलग है, बट इसको निकाला जाता है एक्सपेरिमेंटली। डेल्टा मिनिमम पता चल गया। अब ये डेल्टा मिनिमम जब होगा, हम क्या नोटिस करते हैं, ये डेल्टा मिनिमम कब होगा? ये इनफैक्ट ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, एंड दैट डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज वेरी टफ डिफरेंशिएशन, इतना आसान नहीं है। इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि 8 मिनिमम डेविएशन आई कैन नॉट प्रूव इट, क्लास 12 में मैं करूंगा प्रूफ, अभी नहीं। 8 मिनिमम डेविएशन क्या क्या चीजें होता है, क्या होता है? रिमेंबर बिट नंबर 1, R1 होता है R2 के बराबर, और क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है तो दोनों का वैल्यू होता है A/2। ठीक है, मिनिमम डेविएशन में R1 R2 दोनों बराबर होते हैं और A/2 होता है। अच्छा, और आप देखो तो ट्रायंगल में आप जानते हो कि ये कोई एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म में अगर हम कहेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और ये एंगल R1 है, यहाँ पर एंगल मान लो कि R2 है और ये एंगल E है,
तो सोचो कि अगर R1 एंड R2 बराबर हो गए बाय स्नेल्स लॉ, I एंड E भी तो बराबर हो जाएंगे। साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E, R1 R2 बराबर है तो I इज इक्वल टू E हो गया। तो आपको हो गए एट मिनिमम डेविएशन, ये वैल्यूज को आपको याद रखना है। क्या? I इज इक्वल टू E, मतलब हाउ मेनी पॉसिबल एंगल्स, इंसिडेंट एंगल्स आर देयर फॉर मिनिमम डेविएशन? 1। I और E बराबर हो गया है नहीं? किसी दूसरे डेविएशन के लिए फॉर वन वैल्यू ऑफ I देयर वाज अदर वैल्यू ऑफ E, सो यू गॉट टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस फॉर सेम डेविएशन, बट फॉर मिनिमम डेविएशन ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या याद रखना है बिट नंबर 3 में? ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस exist for the minimum deviation, मिनिमम डेविएशन के लिए एक ही एंगल एग्जिस्ट करता है। चौथा, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा मिनिमम? डेल्टा मिनिमम, डेल्टा का फॉर्मूला तो था 1i प्लस e माइनस a, यहाँ पर i और e दोनों बराबर है। I can write straight away this is 2i minus a, so the minimum deviation is 2i minus a। समझ में आया क्या? हाँ, तो 2i minus a हो गया मिनिमम डेविएशन। अब ये जो चीजें हम यहाँ पर डिस्कशन किए उसको थोड़ा ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको फोर्सफुली याद रखना है, यू हैव नो अदर चॉइस, यू कैन नॉट गो फॉर द प्रूफ। एट मिनिमम डेविएशन जो कि एक्सपेरिमेंटल निकाला जाता है, एट मिनिमम डेविएशन R1 और R2 दोनों बराबर है, R1 R2 बराबर है, दोनों a/2 के साथ बराबर है, I and E बोथ बराबर है। ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अवेलेबल फॉर द मिनिमम डेविएशन एंड द मिनिमम डेविएशन इज 2i minus a। I क्या है? द इंसिडेंट एंगल करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन। I क्या है? इंसिडेंट एंगल करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन, जिस एंगल में मिनिमम डेविएशन हो रहा है ना? यहाँ पे छोटा सा एक डिस्कशन चलता है आपकी बुक में, और आई गो टू दैट, विल सी टू इट। हाँ, फाइंडिंग म्यू पी बाय म्यू एस, ये क्या है? ये निकालना है, म्यू निकालना है, फाइंडिंग म्यू फॉर प्रिज्म, प्रिज्म का म्यू निकालना है। तो देखिए ये कोई एक प्रिज्म है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये एंगल A है और कोई रे ऐसे गया है। थोड़ा ध्यान से सोचो तो, अगर ये आइसोसेलेस प्रिज्म है और इक्विलैटरल प्रिज्म है और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जितना होता है यहाँ पे इमर्जेंट एंगल भी उतना ही होता है, R1 जितना होता है R2 उतना ही होता है, R1 R2 बराबर है, तो obviously you will see if this is R1 and this is R2 and this is I and this is E, तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि R1 R2 बराबर हुआ तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो इट इज अगेन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दिस विल बी पैरेलल टू बेस। समझ में आ रहा है क्या? The ray inside the prism will be parallel to base, but conditions apply किसमें? इक्विलैटरल और आइसोसेलेस प्रिज्म में। लेकिन इसको भी बुक में स्टेटमेंट बना के दे दिया, क्योंकि जब भी प्रिज्म लेते हैं ऐसा वाला लेते हैं। प्रिज्म तो कुछ भी हो सकता है, प्रिज्म कैन बी लाइक दिस आल्सो। समझ में आ रहा है क्या? इस केस में the ray inside the prism will not necessarily be parallel to the base, are you getting? लेकिन बुक में क्योंकि ऐसे स्टैंडर्ड प्रिज्म्स लेते हैं तो प्रिज्म बेस, तो उसको भी कुछ लोग स्टेटमेंट बना के याद रख लेते हैं। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट मिनिमम डेविएशन द रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस। लेकिन नीचे छोटे छोटे अक्षर में भी लिखना भूल जाते हैं कि कंडीशंस अप्लाई, है ना? तो वो कंडीशंस रहने से होता है। एनीवे, तो हमें अभी म्यू निकालना है। हमें क्या मालूम है? R1 R2 तो पैरेलल है, लेकिन ये R1 R2 बराबर है, लेकिन ये इसके साथ पैरेलल है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, म्यू निकालना है तो ठीक है, हम कहेंगे हियर sin I is equal to mu sin R1, नहीं? अच्छा, और आपका जो डेल्टा मिनिमम is equal to 2i minus a। अच्छा, इसका मतलब हुआ I is equal to डेल्टा मिनिमम प्लस a by 2। again 8 delta is equal to delta minimum R1 is equal to a by 2,
है कि नहीं? R1 is also equal to A by 2. Putting in equation 1, in equation 1 तुम लोगों का ये डेरिवेशन बार बार आता है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्या पहला स्टेटमेंट समझ में आया? बाय स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन एट द फ्लैट सरफेस sin I is equal to mu sin R1, है ना? डेल्टा मिनिमम is 2i minus a और 8 minimum deviation. We are finding the condition 8 minimum deviation. 8 minimum deviation, delta minimum is equal to 2i minus a और I is delta minimum plus a by 2. अच्छा, again delta minimum R1 is equal to a by 2. इक्वेशन 1 में डालेंगे sin I और sin I का वैल्यू क्या आ जाएगा? sin डेल्टा मिनिमम प्लस a by 2 is equal to mu times sin R1 that is a by 2. हाँ देखो, here everything is a constant. Mu is a constant, a is a constant, minimum deviation for a prism is also constant. मिनिमम डेविएशन भी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से हम म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू क्या आ गया? दिस होल थिंग बाय sin a by 2. समझ में आया क्या? है ना? तो हम क्या लिखेंगे इसमें? विल राइट द refractive index of a prism can be found from the knowledge of delta minimum. कैसे? by the formula mu is equal to अरे तू चल जस्ट मिनट, थोड़ा स्पेस बना देंगे तो लिखने में आसान होगा। ये आ गया इधर, तो क्या मिल गया हमें? मिल गया mu is equal to sin a plus delta minimum whole divided by 2. ओह गड़बड़ हो गया। sin a plus delta minimum by 2 whole divided by sin a by 2. ये होगी हमारा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमारे सामने आ गया म्यू निकालने वाली, जिसको लेके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपकी बोर्ड में आते हैं। कभी कभार ये डिराइवेशन आता है तो आप इसको कर सकते हो। देखो डिराइवेशन कितना सिंपल है, यू कैन डू इट नाउ। So mu is given by sin a plus delta minimum by 2 whole divided by sin a by 2. ठीक है, फॉर्मूला को प्रॉपर्ली याद रखना और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लो ये एंगल a plus delta minimum by 2, ऐसा मत करना कि 2 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, these are angles not divided by 2। तो mu का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली आते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट में हम बताना ये चाहते हैं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो डेविएशन, मतलब नो इमर्जेंस। लेट अस फाइंड आउट कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। नंबर 7 में देखेंगे, ये बुक में नहीं है आपका, थोड़ा ध्यान से देख लेना। कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस 7, कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। कौन सा कंडीशन में रे तो घुसेगा एक सरफेस में लेकिन दूसरे सरफेस में नहीं निकलेगा। ठीक, तो मैं कुछ बात ऐसा लेता हूं, तो मैं कोई एक एंगल ऐसा ले लेता हूं प्रिज्म को, और देखो कि यहाँ पर कोई रे ऐसे गिरा। सपोज हम कहेंगे कोई रे ऐसे गिरा, ये था इंसिडेंट एंगल, ऐसे करके आया और ये हो गया अगेन नॉर्मल हियर, दिस इज द नॉर्मल हियर, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, दिस इज द इमर्जेंट एंगल। अच्छा, अगर सपोज इस एंगल में डालने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो रे निकल रहा है वो रे कुछ ऐसे जा रहा है, सपोज इट इज गोइंग पैरेलल टू दिस साइड, मतलब अगर R2 और थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? TIR, इट विल नॉट कम आउट। समझ में आ रहा है क्या? एंड R2 अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
R2 ज्यादा हो जाए। मतलब ये बाहर नहीं निकलने के लिए R2 का तो क्या लिखेंगे, फॉर नो इमरजेंस एट सेकेंड सरफेस। ध्यान रखना, सेकेंड सरफेस में रे को बाहर नहीं निकलने के लिए R2 का मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, है कि नहीं। R2 का मिनिमम वैल्यू कम से कम C या C से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, R2 मिनिमम कब होगा, हम जानते हैं कि R2 इज इक्वल टू A माइनस R1, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R2 मिनिमम कब होगा, जब R1 मैक्सिमम है, अरे है कि नहीं। R2 इज A माइनस R1, क्योंकि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R2 मिनिमम कब होगा, R1 इज मैक्सिमम। R1 मैक्सिमम कब होगा, R1 सबसे ज्यादा जब होगा तब R2 का वैल्यू C या C से ज्यादा होना चाहिए फॉर नो इमरजेंसी। R1 सबसे ज्यादा कब होगा, आप जानते हो कि I बढ़ेगा तो R1 बढ़ेगा, जब I मैक्सिमम होगा तब R1 मैक्सिमम होगा। I मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री। ये इंसिडेंट एंगल ग्रेजिंग इंसिडेंस, इसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। 90 डिग्री से ज्यादा कैसे हो सकता है I का वैल्यू, I का वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 90 डिग्री। तो I अगर 90 डिग्री हुआ तो R1 मैक्सिमम होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ R2 विल बी मिनिमम, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ R2 विल बी मिनिमम एंड दैट मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू C। समझ में आया। बट I जब 90 डिग्री होगा R1 भी तो C हो जाएगा। आर यू गेटिंग। देखो यहाँ पे I अगर मैक्सिमम होगा तो मान लो कि ये एंगल पूरा कुछ ऐसे जा रहा है ना, 89.9 डिग्री में गिर रहा है, तो यहां से निकलेगा ये एंगल कितना हो जाएगा, C। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाओ, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आते बाद एट द क्रिटिकल एंगल द रे विल गो पैरेलल टू द सरफेस। मतलब I अगर 90 डिग्री ले लिए तो R1 का वैल्यू क्या हुआ, C। समझ में आ रहा, ये अगर C हुआ, ये अगर C हुआ, A कितना हो गया 2C। अगर A का वैल्यू 2C से ज्यादा हुआ तो ये C तो होगा, ये C से ज्यादा होगा, C से ज्यादा होगा तो रे विल नॉट कम आउट, विल कम इन। आर यू गेटिंग। अरे A का वैल्यू अगर 2C होगा तो आप रे ऐसे डालोगे, ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा। A का वैल्यू अगर 2C से ज्यादा होगा, क्योंकि A का वैल्यू जब 2C है, ये एंगल जब C हो रहा है, ये एंगल भी C हो रहा है, लेकिन अगर ये 2C से ज्यादा है, आप ऐसे डालोगे, ये एंगल तो C होगा, ये एंगल तो C होगा, लेकिन ये एंगल क्या हो जाएगा, C से ज्यादा हो जाएगा। इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So for no emergence, what's the condition? A must be 2C or more than 2C, greater than equal to 2C। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है ना। तो हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 is A minus R1, और हम इसको ऐसे लिखेंगे, R2 is A minus R1। यहाँ पर लिखेंगे R2 मिनिमम इज, चलो भैया तुम थोड़ा जगह बनाओ यहाँ पे, R2 minimum is A minus R1 maximum, है कि नहीं। जब R1 मैक्सिमम होगा तो R2 मिनिमम होगा, लेकिन R1 मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, इट इज A minus C, so R2 minimum should be equal to A minus C। क्या मिल गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल गया, A minus C should be greater than equal to C और A should be greater than equal to 2C। That is the condition for no emergence। अगर किसी एक प्रिज्म का अपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन 2C, तो रे एक सरफेस में किसी भी एंगल में डालो दूसरे सरफेस से नहीं निकलेगा। समझ में आया। रिमेंबर, आई कैन गिव एन एग्जांपल आल्सो। सपोज आई टॉक अबाउट ए प्रिज्म लाइक दिस, जस्ट सी। सपोज मैं एक ग्लास प्रिज्म की बात कर रहा हूं, ये ग्लास प्रिज्म है और कुछ दिया कि ऐसा है प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ये एक ग्लास प्रिज्म है और आपको पता करना है ये क्या दिया है, दिया ये ग्लास प्रिज्म है, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45
45 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री, और दिया है यहाँ पे कोई रे ऐसे गिर रहा है कितना एंगल में, ये दिया है सपोज समथिंग लाइक 30 डिग्री, और दिया है ये इंसिडेंट रे है, म्यू है ग्लास का 1.5, फाइंड द इमर्जेंट एंगल। क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या दिया है, फॉर द ग्लास प्रिज्म फाइंड द इमर्जेंट एंगल। आप जानते हो कि ग्लास एयर इंटरफेस में क्रिटिकल एंगल कितना होता है, याद है क्या, 42 डिग्री है ना, 42 डिग्री है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हियर C is 42 डिग्री एंड 2C कितना हो गया, 2C is 84 डिग्री एंड A the angle here which is 90 degree is greater than 2C. Will the ray come out at the other end? No, ray will not emerge out at the other surface. जिनको मालूम नहीं होगा वो कैलकुलेट करते रह जाएंगे, फंस जाएंगे। आपको सीधा लिखना है कि it is more than 2C. The ray will not come out here. It will undergo total internal reflection here. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, so ray does not emerge out at other face, दूसरे फेस में रे निकल के नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ये? अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी ये हो गया। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन तो देख लिए, मिनिमम डेविएशन देख लिया हम लोग। अच्छा, मिनिमम डेविएशन का हम तो ग्राफ करना भूल गए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। कंडीशन ऑफ और मिनिमम डेविएशन, ये मैं यहाँ पे एक चीज मिस कर गया, म्यू का वैल्यू निकल गया, तो अभी यहाँ पर बताना चाहूंगा। इफ आई प्लॉट द वेरिएशन ऑफ डेविएशन with incident angle, I want to plot the variation of deviation with incident angle, very important। they'll ask you to plot the variation of deviation with incident angle। ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए आएगा 1-2 मार्क के लिए, ठीक है। हम क्या नोटिस कर चुके हैं कि फॉर एक तो चीज है कि I और E दोनों ही एंगल के लिए सेम डेविएशन होता है, I में डालो या E में डालो। दूसरा हुआ I और E none of them can be more than 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। तीसरा हुआ फॉर एनी पर्टिकुलर डेविएशन देयर आर 2 इंसिडेंट एंगल्स एंड फॉर मिनिमम डेविएशन ओनली 1 इंसिडेंट एंगल। यू विल सी, अगर आप वेरिएशन प्लॉट करोगे तो देखोगे दिस ग्राफ इज नॉट ए सिमेट्रिकल वन, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। डोंट मेक ए यू कर्व, ऐसा मत कर देना, ठीक है, डोंट मेक ए यू कर्व, इट गोज लाइक दिस। और आप देखोगे इसमें क्योंकि वो साइन थीटा के साथ वेरिएशन होता है, इसमें आप देखोगे ये कहां से शुरू होके कहां पे खत्म होता है। आप कहोगे यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकता है, π/2, I का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, π/2, दिस इज π/2 और 90 डिग्री। ये I का वेरिएशन प्लॉट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर डेविएशन के लिए देयर आर टू डिफरेंट इंसिडेंट एंगल्स, है ना। ये एक इंसिडेंट एंगल है यहाँ पे और यहाँ पे दूसरा इंसिडेंट एंगल है। आप फिगर देख के बता सकते हो कि सपोज ये डेल्टा डैश है, ठीक है, ये I1 है, ये I2 है, और आप फर्दर ये देख रहे हो फॉर द मिनिमम डेविएशन, ये सब फिगर में बनाना पड़ता है। डेल्टा मिनिमम, द corresponding incident angle is I, incident angle is I2, call it I0 for minimum deviation। आप ये फिगर को देखो और बताओ, when ray is incident at angle I1, what is the deviation? You say delta dash. At an angle I2, what is the deviation? Delta dash. When the ray is incident at angle I1, what is the emergent angle? समझ में आना चाहिए। ये सब डाटा इसमें से आपको समझ में आ जाना जरूरी है। I1 इंसिडेंट एंगल हुआ तो I2 इमर्जेंट एंगल होगा, I2 इंसिडेंट एंगल हुआ तो I1 इमर्जेंट एंगल होगा। तो ये सब डाटा इसमें से आपको एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी आना जरूरी है। और ग्राफ याद रखो, इट्स नॉट ए सिमेट्रिकल यू कर्व, इट गोज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस बराबर नहीं, ये डिस्टेंस बराबर नहीं। तो हम लोग देख लिए अभी कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस, ये मिस कर गया था।
हम देख लिया अभी इसको। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे ग्लास प्रिज्म। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन की बात करेंगे। मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है किसी एक मैक्सिमम डेविएशन, कोई प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, तो मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा और कब होगा वो हमें देखना है। तो हम देखेंगे कि ये कोई एक प्रिज्म है और चलो मानते हैं कि कोई रे ऐसे इसके ऊपर गिरा, अगर ऐसे गिरा और ऐसे गया फिर ऐसे निकला, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा डेविएट किया है, नहीं सबसे ज्यादा डेविएट किया है। और ये एंगल अगर R1 है, ये एंगल अगर R2 है, सॉरी ये एंगल अगर R2 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल A है, A इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड A इक्वल टू 2C, क्योंकि ये C है, ये C है, ऐसे जा रहा है। तो हम कहेंगे मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन, मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन in a prism A greater than or A less than 2C, A less than 2C, क्योंकि greater than 2C होगा तो निकल आएगा, है ना। A is less than 2C, मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन इन ए प्रिज्म इज इक्वल टू क्या होता था, I प्लस E माइनस A, नहीं I प्लस E, I कितना है 90, ये भी 90, 180 minus A, that is 180 minus A, that's all, है कि नहीं। तो आप कहोगे मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन कितना हो सकता है, 180 माइनस A, उससे ज्यादा डेविएशन तो कर नहीं सकते उससे, और वो कब होगा, फिर A is less than 2C। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि डेविएशन का फॉर्मूला है I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, इट इज 90 plus 90 minus A, it is 180 minus A। ये मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन हो सकता है, लेकिन कब होगा ऐसे, कब होगा, when this is possible, कब, जब ये एंगल में आने से ये R1 हो जाएगा C, ये एंगल हो जाएगा C, नहीं ये C होने के लिए क्या चाहिए, देखो तो ये R1 का वैल्यू क्या है A/2, C sin A/2, C is A/2, sin A/2 क्या होना चाहिए 1/μ। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भूल गए क्या, sin C was equal to 1/μ, sin C is equal to 1/μ होता था। तो क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल when R1 is equal to C critical angle and sin C is equal to sin inverse of μ, है कि नहीं। और what should be the refractive index here, sin C, mu should be sin C, लेकिन C क्या है यहाँ पर A/2, so sin C must be is equal to mu, that is equal to sin A/2 is equal to mu। अगर sin A/2 is equal to mu हुआ तो इस प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा, 180 माइनस A। देखो घुमा फिरा के कितने सारी चीज हो सकता है, अरे R1 R2 दोनों A/2 है कि नहीं, A is equal to R1 प्लस R2, R1 भी A/2 R2 भी A/2 है ना, तो फिर C के जगह हम क्या लिख दिए A/2। तो मिनिमम डेविएशन होगा, अरे नहीं R1 R2 सेम है, हाँ तो यहाँ पर हम R1 ले लिए साइन से ना, हम देख रहे हैं मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या हो रहा है, अरे ये भी तो रे ऐसे जा रहा है, रे ऐसे जा रहा है ना, यहाँ पर ये रे ऐसे आया ऐसे गया ऐसे करके निकला इधर से। अगर ये एंगल R1 हुआ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये एंगल R1 हुआ एंगल हुआ, तो सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सा केस में होगा, अगर पूरा ऐसे जाएगा पूरा ऐसे आएगा, अरे क्या है 1/μ, हाँ 1/μ में छूट गया ये वैल्यू, हाँ C must be equal to 1/μ। समझ में आ रहा है क्या, sin A/2, sin inverse of 1/μ, yes it is sin inverse of 1/μ, correct, गड़बड़ी में गड़बड़ी 1/μ।
जब आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे तो आप देखोगे कोई चीज मैक्सिमम है या मिनिमम है, dy बाई डी एक्स जीरो होता है, dy बाई जीरो होता है, तो मिनिमम के लिए जो कंडीशन निकला था मैक्सिमम के लिए भी वही निकल जाएगा, स्लोप विल बी जीरो। तो ये आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू, ये आया साइन ए बाई टू इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, म्यू का वैल्यू होना चाहिए 1 बाई साइन ए बाई टू। तो दे देंगे, कोई आपको प्रिज्म दे देंगे, इक्विलेटरल प्रिज्म, what should be the value of mu so that the maximum deviation that can be obtained is equal to कितना 180 माइनस 120 डिग्री। इक्विलेटरल प्रिज्म है, a का वैल्यू 60 डिग्री है ना, म्यू क्या होने से मैक्सिमम डेविएशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रिज्म इज 120 डिग्री, 180 माइनस a। तो देखना पड़ेगा म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए कि 1 बाई म्यू मस्ट बी इक्वल टू साइन 30, तो म्यू मस्ट बी इक्वल टू 2 बाई रूट 3। ऐसे करके आपको सोचोगे तो आंसर निकलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारा नेसेसरी थ्योरी को आपके सामने प्रेजेंट करूं। क्या हो शुभम? सर वो साइंस से 1 बाई क्या बोला? फिर से म्यू यहाँ पर लिखा है, तो तुम लोगों को थोड़ा बोलना चाहिए कि कहां पर गड़बड़ हो रहा है। ये म्यू कितने बार म्यू म्यू करेंगे, वो लोग इधर लटके हुए हैं 1 बाई म्यू, मैं गलती से म्यू म्यू लिख दिया था। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपको पूछा जाएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म द मैक्सिमम डेविएशन कैन बी 120 डिग्री एंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डेविएशन एंड अंडर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू मैक्सिमम डेविएशन कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? इट विल बी व्हेन म्यू इज इक्वल टू 1 बाई म्यू इज इक्वल टू साइन 30। समझ में आया? तो इसको यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन है फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, फाइंड प्रिज्म व्हाट कैन बी मैक्सिमम डेविएशन what can be maximum deviation for what value of mu this deviation can be obtained, deviation can be obtained। आप जानते हो कि मैक्सिमम डेविएशन कब होगा? मैक्सिमम डेविएशन होता है, मैक्सिमम डेविएशन कितना होता है 180 माइनस a, इक्विलेटरल प्रिज्म है a 60 डिग्री, तो हो गया 120 डिग्री। ये कब होता है? इट इज पॉसिबल when sin a by 2 is equal to 1 by mu। अब ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन 30। समझ में आया क्या? a 60 है, 30 हो गया, साइन 30 हो गया तो 2। सो फॉर म्यू इज इक्वल टू 2 इन एन इक्विलेटरल प्रिज्म यू कैन गेट मैक्सिमम डेविएशन ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन कोई भी अगर फिक्स्ड वैल्यू, मान लो कि कोई ग्लास प्रिज्म है, कोई ग्लास इक्विलेटरल प्रिज्म है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डेविएशन? कैन यू से इट इज 120 डिग्री? नो, क्योंकि अब इंसिडेंट एंगल ग्रेजिंग एंगल में गिरेगा तो ग्रेजिंग एंगल में निकलेगा, कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ म्यू। इन दैट केस हाउ टू फाइंड आउट? कोई भी एक म्यू फिक्स्ड है, कोई एक प्रिज्म दे दिया, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन हम निकालना चाहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। मैं कहना ये चाहता हूं कि टू फाइंड मैक्सिमम डेविएशन इन ए प्रिज्म, कोई एक प्रिज्म आपके सामने पड़ा है, कैसा सेट का प्रिज्म है, कुछ जानकारी नहीं है, इट मे बी इक्विलेटरल, इट मे बी आइसोसेलेस, इट मे बी एनी प्रिज्म लाइक दिस। तो आपको पूछा गया है बताओ व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डेविएशन। तो आपको क्या करना है? मैक्सिमम डेविएशन के लिए पहले आपको सोचना है कि यहां से जो रे निकलेगा दैट शुड गो लाइक दिस, है ना, और यहां से आएगा तो से इट गोज लाइक दिस।
ठीक है, और यहां से आएगा तो ऐसे। सपोज हम कहेंगे ये हो गया प्रिज्म। हमें पता करना है इंसिडेंट एंगल करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डेविएशन। समझ में आ रहा है क्या, है ना? अगर मुझे पता करना है ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पर आई क्या होना चाहिए, ठीक है? आई को भी 90 ले सकते थे। आई को 90 ले लेंगे तो ये ऐसे जाएगा। कोई जरूरी है क्या? ए म्यू सब कुछ मिलके डिसाइड कर रहे हैं। ये एक फिक्स्ड है जिसका ए भी फिक्स्ड है, म्यू भी फिक्स्ड है। हम पहला केस में क्या कर रहे थे, ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगा अगर म्यू 2 होगा तो, लेकिन यहाँ पर म्यू 2 है तो नहीं बोला है, म्यू कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे जाने से ऐसे जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ई 90 नहीं होगा पर आई 90 होगा। बात एक ही हुआ ना मेरे भाई, इधर से आओ ऐसे करके। आई इंसिडेंट एंगल में अगर ई इमर्जेंट एंगल हुआ, डेविएशन जितना होगा, ई इंसिडेंट एंगल में आई इमर्जेंट एंगल हुआ तो डेविएशन उतना ही होगा, है ना? कोई जरूरी नहीं। तो ये बात करें तो ऐसे क्या, हमें अभी पता करना है आई करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डेविएशन। हमें ए मालूम है, क्या हमें आर यहाँ पे मालूम है? यस, R2 मालूम है। R2 क्या है? R2 है C। क्या हमें R1 मालूम है? यस, इट इज A माइनस C। R1 मालूम हो गया, म्यू मालूम है, क्या हम I नहीं निकाल सकते? यस। तो टू फाइंड थोड़ा स्टेटमेंट को मैं चेंज करना चाहूंगा। टू फाइंड इंसिडेंट एंगल corresponding to maximum deviation. To find incident angle corresponding to maximum deviation, ये हमें पता करना है क्या इंसिडेंट एंगल होने से डेविएशन मैक्सिमम होगा। तो स्टेप वन क्या लेना है? R2 इक्वल टू C मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू। R2 मिल गया C। पहले आप निकालो R2, देन स्टेप 2 फाइंड R1 इज A माइनस R2। स्टेप 3 फाइंड साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1। गेट I डाटा दिया रहेगा प्रॉपर्ली तो आप निकाल सकते हो। पहले ले लो फाइंड R2 साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू, ठीक है? फिर R2 से R1 मिल जाएगा क्योंकि R1 प्लस R2 होता है A, ठीक है? देखो ये सारा जो फॉर्मूले है ना, दे आर फॉर स्टैंडर्ड प्रिज्म वैलिडेटिंग आवर असम्पशन। ठीक है, जैसे हम लोग एक्सेप्शनल केसेस लेते थे, जो कोई भी अच्छा एंट्रेंस में जाओगे वो एक्सेप्शनल केस डाल देंगे और उसी में फंस जाओगे। ध्यान से देखना है कि हर एक केस में म्यू इज, ये बाहर एयर है, ये ग्लास है, ऑटोमेटिकली म्यू पी इज मोर देन म्यू एस। दिख रहा है कि सारा एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है ना? तो फिर काम ऐसे निकल जाएगा। एनीवे, सो गेट आई आउट ऑफ इट। टू फाइंड इंसिडेंट एंगल करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डेविएशन यू कैन फॉलो दिस 3 स्टेप्स टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई, ठीक है? तो यहाँ पर प्रिज्म का डेविएशन का रिलेटेड सारा थ्योरी खत्म हो गया, ठीक है? आप लोग दोबारा इसको देख लेना, मैं वीडियो को तो दे दूंगा, देख लेना आप लोग, और फिर अगले क्लास में उसका न्यूमेरिकल करके देता हूँ आपको। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।